अब हम लोग एक दूसरे तरह का डोमेन कैलकुलेशन का सवाल पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन दिया नहीं रहेगा, लेकिन एक फंक्शन की डोमेन दी रहेगी और उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और चेंज करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन निकालना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -3 to 2, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है x, वो डोमेन दिया हुआ है इंटरवल -3 से 2 के बीच में। कहता देन फाइंड द डोमेन ऑफ मॉड एफ एक्स। इसी तरह तुम्हारा हो सकता है एफ मॉड एक्स। तो दो तरह के चेंजेस हैं, एक आउटर चेंज है और एक इंटरनल चेंज है। तुम और इस तरह ले सकते हो, फाइंड द डोमेन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरह से। तो पहले आउटर चेंज वाले को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिकॉल करो मॉड के बारे में। आज मैंने बताया है कि मॉड ऑफ यू या ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू, ये दोनों ऑलवेज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। एक बात याद रखोगे कि जो फंक्शंस ऑलवेज डिफाइंड होते हैं, बाहर से किसी फंक्शन पर अटैच करोगे तो उस फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं होता है। मतलब एफ एक्स का डोमेन अगर -3 से 2 है तो इस एफ एक्स में अगर मॉड लगाओ बाहर से या ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन लगाओ तो उसकी डोमेन नहीं बदलेगी। मतलब मॉड एफ एक्स का जो डोमेन आएगा इसका डोमेन यही रह जाएगा -3 से 2, क्योंकि ये मॉड जो होता है वो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है, वो इसमें कोई चेंज नहीं ला पाता है। ये चीज़ इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के साथ भी है, इसका भी डोमेन तुम्हें यही आएगा -3 to 2, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो है वो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मान लो तुम्हारे सामने फंक्शन ऐसा दे दिया है 2 to the power f x, तो चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 to the power f x, ये ऑलवेज डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ भी डोमेन वही आएगा। क्या आएगा? -3 to 2। लेकिन जहाँ इंटरनल चेंज आएगा यहाँ पर तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये x नहीं रहा, अब f का जो इनपुट है वो तुम्हारा इनडायरेक्ट में मॉड x हो गया है, इसलिए इसकी डोमेन तुम्हें निकालनी होगी। तो ऐसे लिखना पड़ेगा दिस इज डिफाइंड इफ मॉड x लाइज बिटवीन -3 and 2। तुम यहां से देखोगे एफ एक्स का डोमेन जो है वो x निकलता है -3 से 2 के बीच में, यहाँ x के बदले मॉड x है, तो अब मॉड x को -3 और 2 के बीच में आना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही f मॉड x का डोमेन आएगा। तो क्या आएगा? सॉल्व करते हैं इसको। देखोगे ये पार्ट ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू -3 ऑलवेज ट्रू होता है। मॉड x नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तुम्हें याद होगा मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है वो -3 से तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है ऑलवेज ट्रू है, मतलब इसका रिजल्ट आएगा बिलोंग्स टू आर। सेकंड इनइक्वालिटी जो है मॉड x लेस देन इक्वल टू, उससे तुम्हारा रिजल्ट आएगा -2 to 2, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो रिजल्ट आएगा -2 to 2, और ये हमारा डोमेन हो जाता है किसका? f मॉड x का। अब अगर हम निकालते हैं f इंटीग्रल x का डोमेन, तो इसके लिए ये जो इंटीग्रल पार्ट x है इसे लाई करना पड़ेगा -3 और 2 के बीच में। फिर से रिकॉल करते हैं, एफ एक्स डिफाइंड होता है जबकि x -3 से 2 के बीच में, इसलिए f इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यहाँ x के बदले इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आ गया है, इसलिए इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को -3 से 2 के बीच लाई करना पड़ेगा। इसे सिंप्लीफाई करने का फंडा याद रख लो। इसमें इंटीग्रल पार्ट फंक्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर होता है तो इसके हटाने से कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू x, ये ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जब भी लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर होता है तो इसमें इंटीग्रल पार्ट फंक्शन को हटाने के लिए ध्यान दोगे इस पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी में हम आएंगे, इस पार्ट में, कि अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से इक्वल साइन हट जाएगा और ये एक बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद तुम चाहो तो इसमें x के बदले कुछ और लग सकते हो, 2x + 3 लिख सकते हो, मॉड ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रल डाल सकते हो, लेकिन जो भी करना होगा तरीका यही है डील करने का। अब हम लोग एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं जिसमें डायरेक्टली तुम्हें फंक्शन दिया हुआ नहीं है, फंक्शन तुम्हें निकालना होगा। क्वेश्चन ये है फाइंड द डोमेन ऑफ द सिंगल वैल्यूड ब्रांचेज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन तुम्हें निकालना है, लेकिन ये फंक्शन निकलता है किससे? तो स्पेसिफाइड बाई द रिलेशन 10 to the power x + 10 to the power y इक्वल टू 10। इससे तुम्हें y इक्वल टू एफ एक्स निकालना होगा। तो यहाँ से y निकालना होगा x के टर्म में और वो हमारा फंक्शन आएगा। तो कभी कभी तो एक ही फंक्शन आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिससे दो फंक्शन आते हैं, जैसे वो y² इक्वल टू x, तो उससे y आएगा +-√x, y इक्वल टू √x एक अलग फंक्शन होगा, y इक्वल टू -√x एक अलग फंक्शन होगा। तो सिंगल वैल्यूड ब्रांचेस कहने का मतलब तुम सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़े होगे कि फंक्शन तुम्हें बना लेना है, प्लस माइनस आ रहा तो किसी एक को टेकअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं 10 to the power y बराबर आएगा 10 - 10 to the power x। उसके बाद y निकालने के लिए तुम दोनों साइड लॉग लगाओगे तो ऐसा होगा log 10 to the power y बेस 10 इज इक्वल टू log 10 - 10 to the power x बेस 10। देखो ये बेस 10 हम लोगों ने खुद लगाया है, ये y यहाँ आएगा इंटू में चलाएगा और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू log बेस 10 10 - 10 to the power x। ये फंक्शन हो गया। अब ये जो फंक्शन है इसे ही हम y इक्वल टू एफ एक्स कहेंगे और इसे ही इसकी डोमेन हमें निकालनी है।
तो लॉ के लिए देखो बेस डिफाइंड है तुम्हारे सामने, अब ये आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट को पॉजिटिव करोगे डोमेन मिल जाएगा। तो लिखेंगे डोमेन के लिए कि 10 माइनस 10 टू द पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी 10 टू द पावर 1 ग्रेटर देन 10 टू द पावर x। क्योंकि दोनों की बेस 1 से अधिक है इसलिए पावर्स में सेम इनइक्वालिटी कंटिन्यू कर जाएगी। मतलब यहां देखोगे 10 टू द पावर x इज लेस देन 10 टू द पावर 1, सो x इज लेस देन 1, ऐसा लिखना पड़ेगा x लेस देन 1। और ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन होगा जो हम लोगों ने निकाला है। मोनोटोनिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का, और ये बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। ये पीटी या मेन सारे एग्जाम्स में काफ़ी काम आता है, ये आगे भी काम आएगा। आईआईटी के बाद भी जो कई एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काम आता है ये। हम लोग इसे फंक्शंस में ही पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम ना पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी तुम्हें बाद में। तो सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि फंक्शन का इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन का डिक्रीजिंग कब होता है, राइज कब करता है ग्राफ और फॉल कब करता है ग्राफ, किस इंटरवल में फंक्शन जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, इसी का स्टडी हम मोनोटोनिसिटी में करते हैं। तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के यहाँ पर दो मेन पार्ट में बांटते हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट इसका आता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। अगर थोड़ी और डेप्थ में जाओगे तो इसको फिर दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से। और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन जो होता है ये मेनली स्पेशल फंक्शन से लगता है जब दो मोड फंक्शन अटैच्ड हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएं तब। लेकिन अगर अलजेब्राइक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो, जैसे x sin x, अलजेब्रा और लॉगरिथमिक मिक्स हो x log x, इस टाइप के फंक्शंस में ये वाली चीज़ नहीं आती। तो नॉर्मली हमारी फंक्शंस में केवल ये आता है, और इसका सेकंड पार्ट डिक्रीजिंग भी आएगा जिसको थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का ग्राफिकल स्टडी करो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो तुम्हें इस तरह से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसे कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब है द फंक्शन इज बाउंड टू इंक्रीज, कहीं भी रुकना नहीं है, इसे कहीं भी कांस्टेंट नहीं होना, कहीं भी डिक्रीज नहीं करना है। तो ग्राफ लगातार इस तरह होता चला जाता है, इस तरह से। तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बहुत चीज़ों का ले सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे पॉल्यूशन इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम जाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये राइज करेगा और कुछ देर बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ इंटरवल के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये राइज करेगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो फॉल नहीं करता है, फॉल नहीं करता है इसलिए ये राइज कर सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो ये पार्ट में इसमें यहां से यहां तक कहीं भी तुम लोगे तो देखोगे कि वाई कोऑर्डिनेट्स के सेम आ रही है इस इंटरवल में, यहां से यहां तक, इस इंटरवल में x की इस वैल्यू से x की इस वैल्यू तक ग्राफ कांस्टेंट हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट वैरी नहीं करता है, fx सब जगह सेम आएगा। ये जो पोर्शन है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। लेकिन पहले ही बता चुके हैं नॉन डिक्रीजिंग का केस या नॉन टाइप का जितने भी फंक्शंस होते हैं वो स्पेशल केसेस में ही आते हैं, स्पेशल फंक्शंस में ही आते हैं। ऑर्डिनरी फंक्शंस जो होते हैं मतलब अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या इनका मिसलेनियस, उसमें ये केस नहीं आता, उसमें इसी टाइप का केस आता है। तो इसमें एनालिटिकल रिलेशंस क्या आएगा तो उसको इस तरह देख सकते हो कि अगर हम x1 और x2 दो डिफरेंट इनपुट्स ले लें, ये x1 है, ये x2 है। x1 x2 में देखोगे x1 लेफ्ट है इसलिए छोटा है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें आउटपुट मिलती है, जो y कोऑर्डिनेट तुम्हें मिलता है, और x2 के जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, इन दोनों में भी एक रिलेशन आएगा, और वो वही रिलेशन आएगा जो तुम्हारे इनपुट्स के बीच में है। मतलब हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2, और ये रिलेशन जो है, ये एनालिटिकल रिलेशन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। लेकिन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 लेस देन x2 इंप्लाइज करता है fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। लेकिन ये इक्वलिटी वाला पोर्शन जो है वो इस पार्ट में होल्ड करेगा। अगर तुम मान लो, चलो इस एंड को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, कुछ और आगे जाएगा जहां तक जाए वो उसे d मान लो। तो ये जो bc पार्ट है x के इस वैल्यू से लेके x के इस वैल्यू तक जो फंक्शन है वो सेम आएगा। मतलब इसके बीच में और अगर x1 x2 तुम दो वैल्यू लेते हो तो fx1 fx2 इक्वल आएगा। लेकिन इस कर्व पार्ट में अगर तुम x1 x2 लोगे तो फिर ये fx1 लेस देन fx2 ही आएगा। इन दोनों में एक खास डिफरेंस है। तो ये रिलेशन हमें याद रखना चाहिए, ये काम करेगा डेफिनेशंस में। और प्लस इसकी एक डेरिवेटिव भी कैरेक्टर होती है। डेरिवेटिव कैरेक्टर जानने के लिए तुम क्या करो, कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को उठा लो, मान लो ऐसा लेते हैं इस तरह से, इसमें किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो,
मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे ये कनकेव पार्ट हो या कन्वेक्स पार्ट हो, कहीं भी टेंजेंट अगर तुम खींचोगे तो ये जो एंगल बनेगी एक्स एक्सिस से वो एंगल ऑलवेज एक्यूट होगी। इसकी वैल्यू जो है वो 90 से कम होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एंगल एक्यूट होगी। इसलिए इसका जो अगर इसे थीटा मानते हो तो tan थीटा जो आएगा वो पहले वाले पार्ट में ग्रेटर 0 आता है। इसलिए dy/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये पॉजिटिव आता है। इस पार्ट में तुम देखोगे कि यहां जो है यहां भी टेंजेंट एक्यूट एंगल ही बनाएगा, इसलिए यहां जो dy/dx होगा यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो पॉजिटिव होगा। और इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कांस्टेंट है। जब भी फंक्शन कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। हाँ, एक बात और सावधानी के तौर पर तुम्हें जान लेना चाहिए। जैसे मान लो तुम एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो, x3 y = x3। y = x3 के ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा इस तरह से। ये ग्राफ है तुम्हारा y = x3 को। अगर इसे fx मान लिया जाए और तुम डिफरेंशिएट करो f'(x), इसे ही dy/dx कहते हैं, तो ये आ जाएगा 3x²। इसमें अगर तुम 0 डालते हो, f' में x की वैल्यू 0 डालते हो तो देखो ये 0 आया है। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कहीं कांस्टेंट नहीं होता है। ऐसे भी चूंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए ये कांस्टेंट हो भी नहीं सकता है। कांस्टेंट फंक्शन तभी आएगा जबकि स्पेशल फंक्शन हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सम डिफरेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तभी, ऐसे नहीं आएगा। अलजेब्रिक फंक्शन है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, यहाँ भी डेरिवेटिव कभी कभार 0 हो जाता है और यहाँ तो हो ही रहा है। तो दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव 0 होना आवश्यक नहीं है। कभी कभार एक्सेप्शन के तौर पे 0 हो जाता है, और वो अगर 0 होता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब 1-2 बिंदुओं पर ही होता है। जैसे ये जो x3 है इसमें भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट 0 पर हो रहा है, किसी इंटरवल में नहीं हो रहा है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम देखोगे कि ये पूरे इंटरवल में अगर मान लो इसको लिखें कि ये x1 है और ये x2 है, तो x1 से x2 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स में मिलेंगे और उन सारे नंबर पर लगातार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स तुम ले सकते हो, जितने भी x के वैल्यू तुम इमेजिन कर सकते हो, उन सारे वैल्यूज पर इस ग्राफ का जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए इसमें डेरिवेटिव 0 होता है और ये आवश्यक होता है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का 0 होना मस्ट है और वो एक इंटरवल में होता है, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पर होता है, जो सारे पॉइंट्स लगातार होते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि डेरिवेटिव प्राय स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर अपवाद के रूप में कभी कभार 0 हो सकता है, और वो अगर 0 होता है तो 1-2 पॉइंट पर या फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर हो सकता है, जो एग्जाम्पल के तौर पर तुम x3 में देख रहे हो। अभी हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन को देखें, अब हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे। ठीक उसी तरह जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन 2 पार्ट में बांटा जाता है, डिक्रीजिंग को भी तुम 2 पार्ट में बांट सकते हो। इसका पहला पार्ट जो आएगा वो तुम लिखोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दूसरा जो आएगा अब ये कहलाएगा नॉन इंक्रीजिंग। पहले की तरह यहाँ फिर क्लियर करेंगे कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो स्पेशल फंक्शंस में या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में आता है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस जैसे मान लो f(x) sin x 2 से 3, f(x) cos x 3 to 4, f(x) x² 0 to 1, ऐसे फंक्शंस को पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। उसमें या स्पेशल फंक्शन में ये केस आता है। ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में ये बातें नहीं लाई जाती है। मेन प्रॉब्लम जो है तुम्हारा अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो इसी में आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे होता है इसको देखोगे तुम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस तरह आएगा ग्राफ, इस तरह से लगातार गिरता हुआ ग्राफ। ये कहीं भी रुक नहीं सकता है, ये कहीं भी राइज नहीं कर सकता है। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसमें 2 वैल्यूज लो, x1 और x2, ये 2 वैल्यूज देते हैं। यहाँ तुम्हें दिख रहा है x1 छोटा लिया गया क्योंकि ये लेफ्ट में, तो x1 पर तो तुम्हें y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये इससे हम लिख रहे हैं fx1, और x2 पर जो y कोऑर्डिनेट है ये fx2। तो यहाँ देखोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो आया था उसका उल्टा आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने देखा था कि x1 लेस देन x2 करने से fx1 लेस देन fx2 ही आया था। हम इसको इस तरह भी याद रखने की कोशिश करते हैं कि इनपुट्स के बीच में, ये फंक्शन की इनपुट है जो तुम फंक्शन में डालते हो, तो इनपुट्स के बीच में जो इनइक्वालिटी आती है उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में सेम इनइक्वालिटी आती है इंक्रीजिंग फंक्शन में। लेकिन ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें देखो कि x1 छोटा है, इस पर आउटपुट जो है ये y कोऑर्डिनेट देखो ये बड़ा है, और x2 बड़ा है, इस पर y कोऑर्डिनेट छोटा है। इसमें x1 बड़ा है, x2 छोटा है, सॉरी
x1 छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन x1 पर जो y कोऑर्डिनेट है वो बड़ा हो गया। तो छोटे इनपुट पर बड़ा आउटपुट आता है और बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट आता है, किसमें? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को इस तरह याद रखते हैं कि दो ऐसे इनपुट्स लिए जाएं जिसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, तो छोटे पर जो आउटपुट आएगा वो बड़ा हो जाएगा बड़े की तुलना में। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है वो उल्टा आ जाता है। जबकि इंक्रीजिंग में क्या था? इस तरह था। इंक्रीजिंग में ये था x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2, और डिक्रीजिंग में आता है x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। ठीक नॉन इंक्रीजिंग में अगर आओगे तो इसका ग्राफ इस तरह दिखाई देगा। ग्राफ इस तरह फॉल किया, कुछ दूर कांस्टेंट हो गया, फिर फॉल किया, और यहाँ पर तुम्हें जो रिलेशन मिलेगा वो अंडरस्टूड है कि x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आएगा। और ये बात पिछले की तरह, ये इक्वलिटी किस जगह आएगी? तो इस इंटरवल में आएगी। जितनी दूर ग्राफ कांस्टेंट हो गया है उतनी दूर इक्वल साइन आ जाएगा, और बाकी जगह पर इक्वल साइन नहीं आएगा। इस पोर्शन में डेरिवेटिव जीरो होना ही होना है, मस्ट है। इस पोर्शन में हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव जीरो होना मस्ट नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर जीरो हो जाता है एक आध दो पॉइंट पर तो वो एक्सेप्शन के तौर पर हो सकता है। दूसरी बात, इसके डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे तो अगर तुम कोई डिक्रीजिंग ग्राफ लेते हो इस तरह से और इस पर टेंजेंट खींचोगे, अब देखो कि ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बना रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मोर देन 90 है, और ऑब्ट्यूज एंगल का जो टेन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो चूंकि अगर इसे थीटा मानते हैं तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ये एक आध बार जीरो हो सकता है तो हो जाने देना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन के तौर पर कभी कभार जीरो होता है, हम पहले देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि जीरो नहीं ही होगा, लेकिन जीरो होना मस्ट नहीं है, कभी कभार एक्सेप्शन के तौर पर जीरो हो सकता है। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। और इसमें इस केस में तुम देखोगे यहाँ जीरो होना मस्ट है, और वो लगातार एक इंटरवल में होता है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम लोग दो बात जनरल जो फंक्शन का सवाल बनाओगे, अलजेब्रिक लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बनाओगे तो मेनली ये केस ही आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये नॉन वाला केस नहीं आएगा। तो इसमें दो रिलेशन याद रखोगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में रिलेशन आएगा x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आएगा x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। इसे याद कर लो। ये मोनोटोनिसिटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ fx इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन दिख रहा है। कभी कभी इसे डायरेक्टली ऐसा कहा सकता है, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे भी दिया जा सकता है इसको। तो तुम्हें पता होगा जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वहाँ डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। 6 कॉमन ले लो, होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद इसके रूट्स निकाल लो और उसको प्लॉट कर दो, दोनों रूट्स को। तो तुम देखोगे इसमें रूट्स आएगा x इज इक्वल टू -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, -2 मतलब एक रूट आ रहा है -2 और एक रूट आ रहा है 1 डालते हैं, 1 + 1 -2। तुम क्वालिटी के फॉर्मूले से रूट निकालो, -b प्लस -√d/2 से, और ये -2 और 1 ये रूट्स आए, बीच में जो साइन आएगा वो इसका उल्टा आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का उल्टा, यानी ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये साइन स्कीम किसका है? हम इसे लिख रहे हैं साइन स्कीम फॉर f डैश x। ये डेरिवेटिव का साइन स्कीम है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव जहां नेगेटिव है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि -3 से -2 के बीच डेरिवेटिव क्या है? प्लस आया है। 1 से इन्फिनिटी के बीच डेरिवेटिव क्या है? प्लस आया है। इसका मतलब फंक्शन इन दोनों इंटरवल्स में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तुम ऐसे लिखोगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -3 to -2 और ऑन द इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ पर एक बात जानना चाहिए कि डेरिवेटिव जहाँ जीरो होता है उसको स्टेशनरी पॉइंट्स कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है, उससे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इस पर हमेशा ओपन रहता है, ये इसमें इक्वल साइन नहीं देना पड़ता है। उसके बाद देखो -2 से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन -2 to 1। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा गया। तो ये अंडरस्टूड रहता है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये फंक्शन नॉन का फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि स्पेशल फंक्शन नहीं है। स्पेशल फंक्शन नहीं हो तो इंक्रीजिंग का मतलब अंडरस्टूड रहता है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, और डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। हमारे पास अब एक फंक्शन है f(x) बराबर इंटीग्रेशन -1 to x t² + 2t इंटू t² - 1 dt। इसकी मोनोटोनिसिटी हमें निकालनी है, किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि ये इंटीग्रेशन बेस्ड है इसलिए थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ
फॉर्मूला ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स वेर ए इज कॉन्स्टेंट, ये तुम एक कांस्टेंट है तुम्हारा, ये लोअर लिमिट कांस्टेंट है, जी टी डी टी, यहाँ एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है फ्रॉम द लिमिट ए टू एक्स। वैसी स्थिति में अगर तुम डिफ्रेंशिएट करते हो दोनों साइड को, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो f डैश x बराबर जी एक्स रहता है। मतलब जो फंक्शन यहाँ है ये फंक्शन ये यही का ही रह जाता है, लेकिन इसके बदले में st के बदले में अपर जो वेरिएबल x है वो चला आता है। एक और भी फार्मूला है, जब यहाँ फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा उसको बाद के एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा, और इस फार्मूले के प्रूफ के लिए तुम अपने स्टडी मटेरियल को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को यूज बनाते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हुए। हमारा ये एफ एक्स है और ये पूरा जी टी है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जी एक्स में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब जी एक्स लिखना होगा। जब ये जी टी है तो जी एक्स कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ टी को एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो एक्स के टर्म में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का साइन इसके भी निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका रूट्स पता कर लो। देखो इसका रूट आएगा 0 - 2, इसका रूट आएगा प्लस -1, तो लिखते हैं -2 -1 0 1। उसके बाद टेस्ट कर लो किसी नंबर पर, मान लो 2 डालकर टेस्ट कर लेते हैं, तो 2 डालने से ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि हर एक रूट एक ही बार आएगा, जैसे इसे 0 करोगे तो x बराबर प्लस -1 एक बार आएगा, तो ऑड फ्रीक्वेंसी रूट है इसलिए साइन बदलता जाएगा, +2 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुम ये कह सकते हो कि फंक्शन -2 - 2 -1 to 0 और 1 to ∞ इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद -2 to -1 0 to 1 इसमें ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और याद रहे -2 -1 0 1 रूट्स हैं, इस पर इक्वल साइन नहीं लेना चाहिए। या हम इसको इस तरह लिख के दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -3 to -2 ओपन, इक्वल साइन नहीं देंगे, और -1 to 0 यहाँ पर ये भी ओपन, और 1 to ∞। अगर डिक्रीजिंग कहता तो -2 to -1 लिखते ओपन, और फिर 0 to 1 लिखते ओपन, ये डिक्रीजिंग होता। अब ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस की पावर 4x प्लस 10 कॉस क्यू एक्स प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स -3। लेकिन इसमें इंटरवल तुम्हें पहले से दी हुई है 0 to पाई, मतलब इसी इंटरवल में तुम्हें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 4 कॉस क्यू एक्स, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 कॉस क्यू एक्स, उसके बाद कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इस तरह से इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा तुम्हारे सामने। अब देखोगे कि हर एक में 6 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो उसको लिख दिया जाए -6 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस पर एक्स, यहाँ बचेगा 5 कॉस एक्स, और यहाँ से 2 बचेगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बराबर आएगा, इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स और साइन 2x लिख दो, तो रिजल्ट आएगा -3 इंटू साइन 2x, और इसको फैक्टराइज कर लो, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव को 0 करेंगे ताकि रूट्स मिल जाए, और रूट्स उन्हीं को लेना होगा जो इस इंटरवल में आते हैं, क्योंकि इसी इंटरवल में हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। तो जब इसको 0 करोगे तो देखो क्या आएगा, एक आएगा साइन 2x बराबर 0, और यहां से तुम निकालोगे तो देखना कि 2x के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई वगैरह वगैरह दे देते हैं, जैसे माइनस पाई, नेगेटिव में भी बहुत आ सकते हैं, माइनस पाई 0 पाई इस तरह से। तो x की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, चूंकि इस इंटरवल में लेना है, तो देखो एक आएगा 0 है, 0 का बाई 2 0 ही आएगा, फिर पाई बाई 2 आ जाएगा, उससे आगे 2 पाई है, 2 पाई बाई 2 करो तो पाई आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू हमें मिल रहे हैं। 0 पाई तो बाउंड्री पॉइंट्स ही आते हैं, बीच में सिर्फ एक रूट मिलता है। फिर देखोगे कि cos x प्लस 2 ये 0 नहीं होगा, cos x का वैल्यू -2 हो ही नहीं सकता। अगर इसे 0 करोगे तो cos x बराबर -2 आ जाएगा, जो देगा नहीं, तो यहाँ से मिलेगा फिर एक। तो एक सेकंड फैक्टर जब 0 करते हैं, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos x बराबर -12 आएगा, और फिर तुम्हारे सामने इसकी एक रूट मिलेगी। cos x बराबर -12 कब होता है, उसका एक रूट मिलेगा। तो पता कर लो, cos x बराबर -12 होता है x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर। इस ऑफकोर्स इस इंटरवल में बाहर भी मिलते हैं, जनरल वैल्यू में तो बहुत सारे रूट्स मिलेंगे, लेकिन हमें वो रूट्स लेने हैं जो 0 और पाई के बीच में है। तो 0 to 180 डिग्री में x की एक ही वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री, जिस पर cos जो है -12 होता है। उसके बाद अब तुम क्या करोगे, साइन स्कीम निकालोगे। तो साइन स्कीम देखो इस तरह आएगी, ये पाई लास्ट बाउंड्री, ये 0 लेफ्ट बाउंड्री, और बीच में रूट्स आ रहा है एक, ये पाई बाई 2 और ये 2 पाई बाई 3 लिखा हमने, ये पाई बाई 2 और ये 2 पाई बाई 3। देख लो हर एक रूट एक एक बार ही आया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑड है। किसी एक नंबर पर टेस्ट कर लो,
इसके बीच में नंबर ले लो, 0 से π/2 के बीच में मान लो 45 डिग्री। और ये जो डेरिवेटिव है देखो यहाँ ये डेरिवेटिव है, इसमें 45 डिग्री डाल दो, ये पॉजिटिव आएगा, cos 45 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, और sin 90 हो जाएगा। 45 डालोगे तो ये sin 90 आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये माइनस है। तो सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस को नेगेटिव कर देगा, तो लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुम्हारे पास इंटरवल मिल रहा है तो तुम इसे ऐसा लिखोगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, मतलब ऐसा लिखते हैं f(x) इंक्रीज करता है π/2 से लेकर 2π/3 के बीच में, लेकिन इसे ओपन लिखना पड़ेगा क्योंकि जो डेरिवेटिव के रूट्स होते हैं उन्हें हम लोग शामिल नहीं करते हैं इंटरवल में। हाँ, अगर डिक्रीजिंग कहा जाए तो डिक्रीजिंग के लिए तुम देखोगे कि f(x) डिक्रीजेज ऑन 0 to π/2 ऐसे ये इंटरवल, और 2π/3 2π ये इंटरवल, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है, जब क्वेश्चन में ही इंटरवल दिया रहा है और उसमें बाउंड्री पॉइंट्स हैं और वो रूट्स बन जाते हैं तो उसको तुम चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ये इसको अगर हम ऐसे लिख दें 0 to π/2 इस तरह, तो गलत नहीं होगा, ये सही रहेगा। लेकिन प्रीफर हम लोग रिसीव करते हैं, लेकिन ऐसा लिखना भी ये सही है क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट्स है। उसी तरह इसको लिख सकते हो 2π/3 to 3, 2π/3 ओपन इंटरवल, और ये पाई इस पर क्लोज इंटरवल, ये लिख सकते हो। ये एक मोनोटोनिसिटी का सवाल है जिसमें ब्रोकन डेफिनेशन है या पीस वाइज डेफिनेशन कह सकते हो। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ब्रांच है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये ब्रांच है। इसमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है और हमें इंटरवल निकालना है इन विच f(x) इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लिखोगे फर्स्ट इंटू इसका डेरिवेटिव जो आएगा a इंटू e⁴x प्लस सेकंड e⁴x इंटू इसका डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा इस इंटरवल में। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ये आएगा। लेकिन चूंकि हमें f' की मोनोटोनिसिटी पता करनी, f(x) का नहीं, इसलिए हम इसका भी डेरिवेटिव निकालें f''x, और f''x यानी सेकंड डेरिवेटिव जो होगा उसका साइन स्कीम निकालना होगा। इसलिए f'(x) के बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये डिफरेंशिएट होकर तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, वो इतना आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव तो ईजी है। अब इसकी साइन स्कीम हमको निकालनी होगी, लेकिन साइन स्कीम निकालने में यहाँ तुम्हें एक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये इंटरवल है तो इंटरवल वाइज रूट्स को भी चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर हम इसका रूट्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो तुम सबसे पहले इंटरवल लो, ये लेफ्ट वाला ये इंटरवल लो। x लेस देन इक्वल टू 0 में अगर हम इस f'(x) को 0 करते हैं तो ये पार्ट 0 करना होगा, और चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है ये 0 नहीं हो सकता है, सिर्फ ये 0 होगा। इसे 0 करो, 2a + a² x और 0, तो देखना कि तुम्हारे पास x की कुछ वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू हो जाएगी -2πa। फिर इसको अगर 0 करते हो x ग्रेटर देन 0 में, अगर इसे 0 करते हो f'(x) 0, तो यहां से इसे 0 करने के बाद आएगा x = a/3। हाँ, यहाँ ध्यान रखोगे कि x नेगेटिव में जो ये रूट आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो हट जाएगा, और x पॉजिटिव में जो रूट आ रहा है वो नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव आया तो हट जाएगा। अब ये दो रूट्स हैं हमारे सामने, और इंटरवल मेरा इस तरह चलेगा -2a a/3, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, और बीच के किसी नंबर पर टेस्ट कर लो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आता है, 0 पर टेस्ट कर लेते हैं। 0 यहाँ है इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, तो e⁴ 1, ये 0 ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 पॉजिटिव, यानी बीच में पॉजिटिव, राइट नेगेटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फंक्शन -2a से लेकर a/3 के बीच में इंक्रीजिंग है। तो ये एक बहुत ही यूनिक सवाल है ब्रोकन डेफिनेशन पर। इसमें फिर से याद रखोगे कि अलग अलग इंटरवल वाइज तुम्हें 0 करना पड़ता है डेरिवेटिव को, और रूट निकालना पड़ता है। अगर रूट इंटरवल के बाहर जाता है तो उसे छांटना होगा। यहाँ नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव रूट आया है और वो लिया गया। अगर ये पॉजिटिव आता तो छोड़ देना पड़ता है। जो भी रूट्स आए, सिलेक्टेड जो रूट्स आए उसे लिख लेना, साइन स्कीम निकाल देना।